हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने ईडीडी सेकंड की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था एम ऑफ अर्थिंग के बारे में। उसमें हमने आपको लास्ट हेडिंग बोल करके वहीं पर टॉपिक को छोड़ दिया था। नीड ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग की आवश्यकता। हेडिंग है नीड ऑफ अर्थिंग। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। अर्थिंग की क्या आवश्यकता होती है भाई? तो अर्थिंग की आवश्यकता जो है आपका, जो अर्थिंग का उद्देश्य होता है वही अर्थिंग की आवश्यकता होती है। अर्थिंग का उद्देश्य क्या था? ऑपरेटर की सुरक्षा करना। दूसरा उद्देश्य क्या था आपका भाई? दूसरा उद्देश्य था लाइटनिंग से सुरक्षा करना। तीसरा उद्देश्य क्या था? लीकेज करंट का पता लगाना। ये तीन उद्देश्य हमने आपको लिखवाए थे। चौथा उद्देश्य ये भी हो सकता है इक्विपमेंट के जीवन काल को बढ़ाना। तो ये कई उद्देश्य होते हैं जिनको आपका क्या किया जाता है, उद्देश्य में अर्थिंग के पढ़ाया जाता है। अर्थिंग का उद्देश्य ही क्या है? अर्थिंग की आवश्यकता है। इसमें पहला पॉइंट है आपका ऑपरेटर की सुरक्षा। ऑपरेटर की सुरक्षा कैसे होगी? अगर कोई भी ऑपरेटर है तो किसी भी प्रणाली को, किसी भी सिस्टम को अगर ऑपरेट कर रहा है, अगर उस सिस्टम की अर्थिंग नहीं की गई होगी तो यदि उस सिस्टम के ऐसे धातुई भाग, उस सिस्टम के ऐसे धातुई भाग जिनसे होकर के मुख्य धारा नहीं बहती, उन धातुई भागों को छूने पर ऑपरेटर को झटका लग सकता है। तो पहला आपका क्या होगा आवश्यकता भाई? ऑपरेटर की सुरक्षा। तो इसमें लिखेगा नीड ऑफ अर्थिंग में अर्थिंग कर दिए जाने से, अर्थिंग कर दिए जाने से कोई भी ऑपरेटर, कोई भी ऑपरेटर किसी ऐसे विद्युतीय भाग को, किसी ऐसे विद्युतीय भाग को छूता है, किसी ऐसे विद्युतीय भाग को छूता है जिससे मुख्य धारा नहीं बहती, जिससे मुख्य धारा नहीं बहती। यदि उस धातुई भाग में मुख्य धारा नहीं बहती, यदि उस धातुई भाग में अकारणवश, उस धातुई भाग में अकारणवश या किसी तरह आवेश के आ जाने पर, आवेश के आ जाने पर उस ऑपरेटर को झटका लग सकता है, उस ऑपरेटर को झटका लग सकता है, उस ऑपरेटर को झटका लग सकता है। उस ऑपरेटर को झटका न लगे, उस ऑपरेटर को झटका न लगे, यह ऑपरेटर सुरक्षित रहे, यह ऑपरेटर सुरक्षित रहे, इसके लिए अर्थिंग की व्यवस्था, इसके लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है, इसके लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है। हो गया भाई? दूसरा क्या होगा भाई? लाइटनिंग। लाइटनिंग से सुरक्षा। जो उद्देश्य में लिखवाए वही आपको आवश्यकता में लिखना है। हम आपको पहले ही कह दिए हैं। आवश्यकता क्या होगी भाई? लाइटनिंग की, सॉरी अर्थिंग की। जैसे अगर कभी आकाशीय बिजली गिरती है आपके किसी भी सिस्टम पर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर, तो उस स्थिति में आपका जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वह बिना किसी क्षति के हुए प्रॉपर सप्लाई को अपने द्वारा वहन करता रहे या प्रॉपर सप्लाई पर वर्क करता रहे, इसके लिए क्या है भाई? अर्थिंग की व्यवस्था की गई होती है। अगर अर्थिंग नहीं की गई है तो उस कंडीशन में अगर सप्लाई अधिक मान की आएगी
तो सप्लाई अधिक मान के आने पर वो इक्विपमेंट क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, या वो इक्विपमेंट खराब हो सकता है। तो लाइटनिंग से क्या हो सकता है, लाइटनिंग से वह नष्ट हो सकता है। तो उसको आपका बचाने के लिए क्या किया गया होता है भाई, अर्थिंग की गई होती है। तो इक्विपमेंट की जो सुरक्षा है वो लाइटनिंग से करने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है। तो लिखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को फॉल्ट से बचाने के लिए, फॉल्ट से होने वाली खराबी से, फॉल्ट से होने वाली खराबी से बचाने के लिए अर्थिंग की व्यवस्था की गई होती है। अर्थिंग की आवश्यकता होती है, लिखिएगा, अर्थिंग की आवश्यकता होती है। पैराग्राफ चेंज करिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, लाइटनिंग के गिरने पर, लाइटनिंग के गिरने पर उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम, लाइटनिंग के गिरने पर, लाइटनिंग के गिरने पर उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम के खराब हो जाने, के खराब हो जाने से बचाने के लिए, से बचाने के लिए अर्थिंग की व्यवस्था, सॉरी अर्थिंग की आवश्यकता होती है, अर्थिंग की आवश्यकता होती है। हो गया भाई, अगला है, अगला लिखिएगा, अगर आपका इक्विपमेंट खराब हो गया है, जैसे किसी भी कारणवश सप्लाई या आपकी जो राशि है, विद्युतीय राशि है, अगर उस विद्युतीय राशि का मान सामान्य वैल्यू से बहुत ज्यादा आ जाता है, तो उस स्थिति में वह इक्विपमेंट क्या हो सकता है, खराब हो सकता है, जिससे उसका जीवन काल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। जैसे हमने अभी अभी पंखा लेकर के आए, अपने घर में लगाए, पता चला आकाशीय बिजली गिरी हमारे घर पे, या हम जो आसपास के कंडक्टर है उस पे एकाएक सप्लाई का मान बढ़ गया, या फिर हो सकता है कोई फॉल्ट आपका उत्पन्न हो जाए, जैसे बाहर आपका अर्थ फॉल्ट हो गया या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो गया, उसकी वजह से बहुत अधिक मान की सप्लाई हमारे घर में आ जाए। तो उस स्थिति में क्या होगा भाई, उस स्थिति में जो भी इक्विपमेंट लगा होगा वो बहुत अधिक मान की सप्लाई लेगा, जिसकी वजह से आपका फैन क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। तो अगर वह अधिक मान की सप्लाई आ रही है, अगर आपके घर में अर्थिंग की गई है, तो वह सप्लाई तुरंत कहां चली जाएगी, अर्थ में चली जाएगी। तो वह सप्लाई तुरंत आपका अर्थ में चली जाएगी, जिससे आपका कोई भी घर का इक्विपमेंट नष्ट नहीं होगा आपका। तो यानी अगर अर्थिंग की गई होती तो वह आपका जो घर का इक्विपमेंट है वो क्या करता, अधिक दिनों तक चलता। इसलिए जीवन काल बढ़ाने के लिए क्या किया गया होता है, अर्थिंग की गई होती है। तो लिखिएगा, इक्विपमेंट का जीवन काल बढ़ाने के लिए, इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जीवन काल बढ़ाने के लिए, जीवन काल बढ़ाने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता होती है, अर्थिंग की आवश्यकता होती है। ओके भाई, अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, नीड ऑफ अर्थिंग के बाद अप्रभावी भू संपर्कन के कारण, अप्रभावी भू संपर्कन, इम्प्रॉपर अर्थिंग, इम्प्रॉपर अर्थिंग, अप्रभावी भू संपर्कन के कारण। हो गया भाई, जैसे ये क्या था आपका मेन स्विच था, इस मेन स्विच पर ये क्या लगा हुआ था भाई, ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिससे हम इस मेन स्विच को क्या कर रहे थे, ऑपरेट कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ क्या था, ये वाला इसकी बॉडी जो थी, इस बॉडी को हमने क्या किया था, लो रेजिस्टेंस के कंडक्टर के साथ इस बॉडी को हमने
लो रेजिस्टेंस के कंडक्टर के साथ क्या किया था भाई, अर्थ के साथ संपर्कित कराया था, अर्थ के साथ ग्राउंड किया था। तो कह रहा है अप्रभावी भूसंपर्कन, भूसंपर्कन खराब हो जाए या अप्रभावी हो जाए, कार्य न करे, तो ऐसा कब होगा आपका भूसंपर्कन, कब कार्यकारी नहीं होगा? अगर सपोज दैट ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए। इस रेजिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होनी चाहिए, हम आपको पहले बताएं। अगर ये रेजिस्टेंस हाई हो जाए, अगर इस रेजिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा हो, तो फॉल्ट उत्पन्न होने पर क्या इस रेजिस्टेंस से करंट आपका फ्लो करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि धारा के बहने का गुण होता है हमेशा लो पथ की तरफ, जहां से लो रेजिस्टेंस उसे मिलेगा वहीं क्या होगी, करंट आपका फ्लो होगी। तो अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई हो जाती है, आर की वैल्यू हाई हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या इससे आपका प्रॉपर अर्थिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दूसरा, इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड सही माप का ना हो, इस इलेक्ट्रोड की साइज क्या हो, अच्छी ना हो, इस इलेक्ट्रोड की साइज अलग हो या फिर इस इलेक्ट्रोड की साइज डिफरेंट हो, यानी इलेक्ट्रोड जो है वह आपका अर्थिंग के लिए उपयुक्त ना हो, तो भी क्या हो सकता है, अर्थिंग अप्रभावी हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, ये जो आपका मृदा है, सॉइल जो है आपका मिट्टी, इस मिट्टी की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हो, मिट्टी का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हो आपका, यानी पथरीली मिट्टी हो, सूखी मिट्टी हो, तो अगर इस मिट्टी का आपका रेजिस्टेंस अधिक होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, तो भी क्या होगा भाई, ये लो पोटेंशियल नहीं देगा, जिसकी वजह से यह सप्लाई आपका ग्राउंड में नहीं जा पाएगी। क्योंकि अर्थ का रेजिस्टेंस होना चाहिए कितना आपका, आर बराबर 0 ओम होना चाहिए। अर्थ का रेजिस्टेंस जो है वो कितना होना चाहिए, 0। लेकिन अगर अर्थ का रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी मृदा की वजह से ऐसा हो सकता है, जहां की मृदा गीली होगी वहां का रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, जहां की मृदा सूखी होगी वहां का रेजिस्टेंस बहुत अधिक होगा आपका। तो उस कंडीशन में आपका ये रेजिस्टेंस क्या होती है, वैल्यू बदलती है, किसकी वजह से, मृदा की वजह से। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है उस मृदा में, मृदा की वजह से बदल जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर आपका अर्थिंग नहीं हो पाएगी। और कारण क्या हो सकता है, अगर इन दोनों अलग अलग आपका मटेरियल के हो, जैसे ये कॉपर का है, ये एल्युमिनियम का हो, यानी दोनों अलग अलग मटेरियल के हो, तो दोनों अलग अलग मटेरियल के होंगे तो दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर अर्थिंग क्या होगी, नहीं होगी। या क्या हो सकता है प्रॉपर अर्थिंग में, इम्प्रॉपर अर्थिंग में, अगर ये जहां जोड़ रहे हैं या जहां जो जोड़ रहे हैं इसका संयोजन क्या हो, ढीला हो, तो संयोजन के ढीला होने पर भी क्या होगा, प्रॉपर अर्थिंग नहीं होगी। तो लिखेगा इम्प्रॉपर अर्थिंग के कारण में। चलिए भाई लिखिए, इम्प्रॉपर अर्थिंग के कारण में लिखेगा। पहला पॉइंट, अर्थिंग वायर की साइज, अर्थ वायर की साइज उपयुक्त माप की न होने के कारण, अर्थ वायर की साइज उपयुक्त माप की न होने के कारण, यानी कह रहा है कि इसकी साइज आपका उपयुक्त माप की न हो। अगर इसकी साइज आपका, ये कंडक्टर की साइज क्या है, कम है, यानी अगर कंडक्टर की साइज यानी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो कम होगी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होने पर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम नहीं रखना है आपका, तो वही कह रहा है आपका पहला पॉइंट का है आपसे कि अर्थ वायर की जो साइज है वह आपका उपयुक्त न होने पर, यानी जो हम लोग डिजाइन करते हैं तो डिजाइन में हम अर्थिंग वायर की साइज निर्धारित करते हैं आईएस रूल के अकॉर्डिंग, इंडियन स्टैंडर्ड रूल के अकॉर्डिंग। हो गया भाई पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेगा, दूसरा पॉइंट, हमने दूसरा क्या बताया था, इलेक्ट्रोड सही माप का ना हो, यह भी बताया था आपको। तो दूसरा पॉइंट लिखेगा, अर्थ इलेक्ट्रोड उपयुक्त माप का न हो। दूसरा पॉइंट है अर्थ इलेक्ट्रोड उपयुक्त माप का न हो, अर्थ इलेक्ट्रोड उपयुक्त माप का न हो। उसके बाद क्या बताया था कि दोनों क्या होने चाहिए, एक ही मटेरियल के होने चाहिए। तो तीसरा पॉइंट लिखेगा, तीसरा पॉइंट लिखेगा, कंडक्टर तथा इलेक्ट्रोड, कंडक्टर तथा इलेक्ट्रोड
दोनों कंडक्टर तथा इलेक्ट्रोड दोनों अलग अलग पदार्थ के हों, कंडक्टर तथा इलेक्ट्रोड दोनों अलग अलग पदार्थ के हों। हो गया भाई। तीसरा हमने आपको तीसरा के बाद चौथा क्या बताया था कि ये संयोजन आपका क्या हो, ढीला हो, आपका जहां कसा जा रहा है वो संयोजन क्या हो, ढीला हो। तो अगला पॉइंट लिखेगा अर्थिंग के संयोजन के ढीला होने पर, अर्थिंग के संयोजन के ढीला होने पर। हो गया भाई। अर्थिंग के संयोजन के ढीला होने पर। और क्या बताया था आपको, मृदा की स्थिति बताया था। अगला पॉइंट लिखेगा मृदा की स्थिति, मृदा की स्थिति उपयुक्त न होने पर। उपयुक्त न होने का मतलब है कि नमी युक्त न हो, सूखा हो आपका, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ये है मृदा की स्थिति उपयुक्त न होने पर। ओके भाई। और क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए कहीं से ये अर्थिंग वायर टूट गया हो, आपको पता ही ना हो कि ये अर्थिंग वायर कहीं से ब्रेक कर गया है आपका। जैसे हम पूरे घर में अर्थिंग करते हैं तो पंखे की अर्थिंग करते हैं, बोर्ड की अर्थिंग करते हैं ना। हम अपने घर में जो अर्थिंग करते हैं वो 5 एम्पियर सॉकेट जो होता है, वो मोटा वाला पॉइंट जो होता है जिसको हम अर्थ पॉइंट बोलते हैं, उस अर्थ पॉइंट की अर्थिंग, पंखे के बॉडी की अर्थिंग, होल्डर की अर्थिंग, इन सब की अर्थिंग करते हैं। तो जो बॉडी की अर्थिंग कर रहे हैं, तो अगर आपका कहीं से बीच से ही वायर ब्रेक कर गया हो, तो अगर वायर ब्रेक कर जाएगा अर्थ वायर, तो क्या आपका अर्थिंग हो पाएगी सही से? नहीं हो पाएगी। तो अगला पॉइंट लिखेगा अर्थ वायर के टूट जाने पर, अर्थ वायर के टूट जाने पर, अर्थ वायर के टूट जाने पर। अगला पॉइंट क्या होगा भाई, अर्थ वायर के टूटने के बाद अगला पॉइंट है अर्थ इलेक्ट्रोड। ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड है यह आपका भूमि में अधिक गहराई तक स्थापित न हो, तो ऐसा हो सकता है, वो मृदा के अंतर्गत ही आएगा। जैसे होता क्या है कि हम आपका ग्राउंड लेवल से, हम ग्राउंड लेवल से जितना नीचे जाते हैं उतनी नमी क्या होती है भाई, बढ़ती जाती है। हम ग्राउंड लेवल से जितना नीचे जाते हैं उतना नमी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा छड़ है वो क्या हो, अधिक से अधिक अंदर आपका स्थापित हो। हमारा जो छड़ है वो क्या हो, अधिक से अधिक अंदर क्या हो, आपका स्थापित हो। अगर ये अधिक से अधिक अंदर स्थापित होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, जितना ये अंदर जाएगा उतना ही क्या होगा, नमी इसको प्राप्त होगी आपका। और जितना ही ये ऊपर रहेगा उतना ही क्या होगा आपका, इसको कम नमी प्राप्त होगी। तो कम नमी होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा रहेगा। ज्यादा नमी प्राप्त होगा तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस कम होगा। तो लिखिएगा इलेक्ट्रोड के अधिक गहराई में, इलेक्ट्रोड के अधिक गहराई में, इलेक्ट्रोड के अधिक गहराई में स्थापित न होने पर, इलेक्ट्रोड के अधिक गहराई में स्थापित न होने पर। ओके भाई। अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हेडिंग है आपका भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, कि भू प्रतिरोध को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अगली हेडिंग है भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग डाल लीजिएगा भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो हमने आपको बताया है कि भू प्रतिरोध, अभी जो पिछला टॉपिक पढ़ा है आपको भू प्रतिरोध के अप्रभावी भू संपर्कन के बारे में, वही क्या होगा आपका भाई, उसका कारक होगा। जैसे हमने आपको बताया है कि कह रहा है कारक क्या क्या होगा जिसकी वजह से आपका अर्थिंग प्रभावित होती है। अर्थिंग के प्रभावित होने के कारक कौन कौन से हैं। तो अर्थिंग कब अप्रभावी होता है, वो जो है वही क्या है, उसका कारक है। तो पहला क्या होगा भाई, मृदा की स्थिति, कि मृदा की स्थिति न सही हो तो वो क्या हो सकता है, भू संपर्कन उससे प्रभावित हो सकता है। तो कह रहा भू संपर्कन को प्रभावित करने वाले कारक, तो मृदा की स्थिति सही नहीं होगी तो क्या होगा, भू संपर्कन प्रभावित होगा। दूसरा क्या हो सकता है,
इलेक्ट्रोड सही साइज का ना हो। तीसरा क्या हो सकता है, कंडक्टर सही साइज का ना हो। चौथा क्या हो सकता है, कंडक्टर और इलेक्ट्रोड दोनों जो है, दोनों की आपकी साइज जो है या दोनों का जो मटेरियल है वो अलग अलग हो, ये दोनों का मटेरियल अलग अलग हो। और क्या हो सकता है भाई, दोनों का मटेरियल अलग अलग होने के अलावा इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा अधिक गहराई में ना हो, इलेक्ट्रोड हमारा अधिक गहराई में न हो। तो ये सब क्या है, इसके कारक। तो ये सभी के सभी आपके कारक हैं। इसको लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा, भूमि की स्थिति। पहला पॉइंट है भूमि की स्थिति। दूसरा, भूमि का तापमान। दूसरा, भूमि का तापमान। तीसरा, इलेक्ट्रोड की साइज उपयुक्त न हो। तीसरा, इलेक्ट्रोड की साइज उपयुक्त न हो। तीसरा, इलेक्ट्रोड की साइज उपयुक्त न हो। चौथा, तीसरा है इलेक्ट्रोड की साइज उपयुक्त न हो। चौथा, कंडक्टर की साइज उपयुक्त न हो। पांचवा, इलेक्ट्रोड की गहराई, इलेक्ट्रोड के स्थापन की गहराई, इलेक्ट्रोड के स्थापन की गहराई। छठवां, इलेक्ट्रोड तथा कंडक्टर अनुपयुक्त मटेरियल के हों। अनुपयुक्त मटेरियल के। तो ये सब क्या है भाई, ये सब भू संपर्कन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इन सब की वजह से भू संपर्कन क्या होगा भाई, प्रभावित होगा। अगली हेडिंग डालेगा, नेक्स्ट हेडिंग है भू संपर्कन। नेक्स्ट हेडिंग डालेगा भू संपर्कन के लिए आईएस स्पेसिफिकेशन। के लिए आईएस स्पेसिफिकेशन या करके हेडिंग डालिएगा, या वैद्युत संस्थान के भू संपर्कन, वैद्युत संस्थान के भू संपर्कन हेतु आईएस विशिष्टताएं। भू संपर्कन हेतु आईएस विशिष्टताएं, या इसको हेडिंग डाल लीजिएगा इंग्लिश में आईएस स्पेसिफिकेशन। आप आईएस स्पेसिफिकेशन आप रिगार्डिंग अर्थिंग इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हेडिंग डाल लीजिएगा भाई। अब क्या कहता है, आपका कह रहा है कि जो हम घर में अर्थिंग करेंगे, या जो हम वैद्युत संस्थान की अर्थिंग करेंगे, या वैद्युत व्याख्यान की अर्थिंग करेंगे, या किसी कार्यशाला की अर्थिंग करेंगे, या किसी सब स्टेशन की अर्थिंग करेंगे, तो उस अर्थिंग का आईएस रूल क्या होता है, वो आईएस रूल आपको पढ़ना है। अर्थिंग का आईएस रूल समझिएगा, अर्थ वायर और इलेक्ट्रोड, ये दो चीजें होती हैं हमारी अर्थिंग के लिए। तो पहला रूल कहता है आपका, इंडियन स्टैंडर्ड रूल कहता है कि अगर आप अपने घर में अर्थिंग करा रहे हैं या किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अर्थिंग करा रहे हैं, तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि जो हमारा कंडक्टर है और जो हमारा इलेक्ट्रोड है, दोनों आपके एक ही पदार्थ के होने चाहिए। ये पहला उसका कंडीशन होता है। जो आईएस रूल है, इंडियन स्टैंडर्ड रूल कहता है आपका
कि जो भी आपकी अर्थिंग होगी उस अर्थिंग में आपका इलेक्ट्रोड और वायर की जो साइज है, या फिर सॉरी वायर की साइज नहीं, जो इलेक्ट्रोड और वायर है ये दोनों आपके जो होने चाहिए वो एक ही मटेरियल के होने चाहिए। तो पहला पॉइंट लिखेगा, पहला पॉइंट, अर्थिंग में प्रयोग होने वाले, अर्थिंग में प्रयुक्त होने वाले, अर्थिंग में प्रयुक्त होने वाले, अर्थिंग में प्रयुक्त होने वाले कंडक्टर और इलेक्ट्रोड, कंडक्टर और इलेक्ट्रोड दोनों, कंडक्टर और इलेक्ट्रोड दोनों एक ही पदार्थ के होने चाहिए। कंडक्टर एवं इलेक्ट्रोड दोनों एक ही पदार्थ के होने चाहिए, ये पहला कंडीशन। ओके भाई। दूसरा कंडीशन क्या कहता है भाई, कि जिसकी आप अर्थिंग कर रहे हैं, जैसे अगर ये कोई कार्यशाला है या ये कोई प्रयोगशाला है, लैब है, अगर हम इसकी अर्थिंग कर रहे हैं तो ये अर्थिंग कितनी दूरी पर होना चाहिए, इस आपका प्रयोगशाला से, इस लैब से कितनी दूरी पे हमारा अर्थिंग होना चाहिए, ये कहता है। या कोई घर है, मान लीजिए ये घर है, तो इस घर से कितनी दूरी पर आपका अर्थिंग होने चाहिए, तो वो होता है 1.5 मीटर। वो कितना होता है? 1.5 मीटर होता है, 1.5 मीटर। जो अर्थिंग की जाती है वो कितने पे की जाती है? आपका संस्थान से या वैद्युत व्याख्यान कक्ष से 1.5 मीटर की दूरी पर अर्थिंग की जाती है। तो ये जो अर्थिंग की जाएगी वो कितनी दूरी पे? 1.5 मीटर की दूरी पर की जाएगी। तो लिखेगा, किसी वैद्युत संस्थान, किसी वैद्युत संस्थान में की जाने वाली अर्थिंग, में की जाने वाली अर्थिंग उस व्याख्यान कक्ष, उस व्याख्यान कक्ष या व्याख्यान कक्ष या उस वैद्युत संस्थान से, या उस वैद्युत संस्थान से 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। अक्सर आपका एग्जाम में अर्थिंग के बारे में पूछता है, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका कॉलेज का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जामों में अर्थिंग से रूल पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में आरआरबी जेई का जो पेपर हुआ था, उस आरआरबी जेई में आपका अर्थिंग से काफी क्वेश्चन थे, आरआरबी जेई में आपका अर्थिंग से काफी क्वेश्चन थे। आरआरबी जेई को छोड़िए, अभी फिलहाल में जो बैंकिंग है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जो जेई की पोस्ट आई थी उसमें भी आपका सबसे ज्यादा रूल ही पूछे गए थे, इंडियन स्टैंडर्ड रूल। लगभग जहां तक हम समझते हैं उसमें 20 से 25 क्वेश्चन क्या थे, इंडियन स्टैंडर्ड रूल के ही थे यहाँ पे। उसमें सबसे ज्यादा इंडियन स्टैंडर्ड रूल को ही पूछा गया था। तो आप लोग जितना भी इंडियन स्टैंडर्ड रूल है उस सबको ध्यान रखा करिए, चाहे इंडियन स्टैंडर्ड रूल आपका ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में हो, चाहे मशीन में हो, चाहे ड्राइंग में हो, ये किसी भी आपका बुक में हो, उन सब इंडियन स्टैंडर्ड को आप लोग पढ़ेंगे, जिससे आपको आने वाले आगामी एग्जामों में आपका सारा क्लियरेंस बना रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। इसी के आगे आपका टॉपिक स्टार्ट होगी तीसरे पॉइंट से। तो आज के लिए धन्यवाद।